हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं PYQs एंड दिस इज आवर रिवीजन क्लास 3। सो आज हमारे पास जैसे कि देखो जिस तरीके से हमने रिवीजन क्लास 1 किया, रिवीजन क्लास 2 किया, डिट्टो हमारा रिवीजन क्लास 3 भी है, बट ये आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके बाकी इसके बाद की सारी चीजें आपको लाइव में ही मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, Analyze the following equation which statement correctly identify the redox reaction and the value of P and Q। कौन यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड हमें यहाँ पे P और Q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, P एंड Q की वैल्यू बतानी है। क्या दे रखा है? CuSO4 प्लस Fe गिव FeSO4 प्लस Cu। तो कॉपर कितना है यहाँ पे? देख पा रहे हो यहाँ पे कॉपर 1 है, तो यहाँ पे भी कॉपर 1 होना चाहिए क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बैलेंस है। तो कॉपर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? कॉपर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए 1, यानी कि P जो होना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज CaC और यहाँ पे CaO प्लस CO2 है। ठीक है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे हम, ये बता दो। क्या हमें इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है? यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, मतलब ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस है। सो P भी हमारा 1 हो जाएगा एंड Q भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, P भी हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे Q भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। दोनों के दोनों 1 है। नाउ अब पूछ रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में ऑक्सीजन का सिर्फ रिमूवल हो रहा है। पहले इसके पास 3 ऑक्सीजन थे, अब इसके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में देखे तो कम हो गया, ऑक्सीडेशन कहीं से नहीं हो रहा। लेकिन इसके पास से अगर रिडक्शन होगा तो इसके पास से ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन भी होना है, ऑक्सीडेशन भी होना है, तभी हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो एक इक्वेशन 1 हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ये आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट सम आर न्यूट्रल। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड? इसमें से कौन सा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सा हो जाएगा? सो बेसिकली यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट रिएक्ट विद ईदर एसिड और बेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? A student perform experiment with the 4 unknown metal A, B, C and D. The observations are as follow. ठीक है, metal A displace metal B from its salt solution. Metal B displace metal C from its salt solution. Metal C displace metal D from its salt solution. And based on these results, what is the correct order of decreasing reactivity? What is the correct order of decreasing reactivity? हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी,
ठीक है, मेटल ए जो है वो मेटल बी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। मेटल बी ने मेटल सी को डिस्प्लेस कर दिया, मेटल सी ने मेटल डी को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th. So question 4th is, a curry stain on a white cloth is yellow in color. When soap is scrubbed on it, the stain turn reddish brown. What is the nature of soap and why does the color change? सोप का नेचर क्या है एंड कलर में चेंजेस क्यों आए हैं, ये हमको बताना है। सोप इज एसिडिक एंड इट रिएक्ट विद स्टेन. Soap is neutral and it clean the stain. Soap is basic and the turmeric in the curry act as a natural indicator. Soap is acidic and it is bleach the color of the stain. What is the reason? तो बेसिकली जो सोप होता है वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, एंड जो कढ़ी में टर्मरिक है, ठीक है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो जैसे ही उस पे बेस लगेगा इट टर्न रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, जैसे ही उस पे सोप लगाया जाएगा इट टर्न रेडिश ब्राउन इन कलर। क्या ये बात समझ में आ गई है? बताइए फटाफट से, क्या ये बात समझ में आई है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट टेक 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, क्या क्या स्टूडेंट ने 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जिसका pH 2 है इन अ बीकर एंड ऐड 90 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू इट। उसमें 90 ml का डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द pH ऑफ फाइनल सोल्यूशन? क्या pH पे इफेक्ट होगा? pH विल इंक्रीज और pH विल डिक्रीज। क्या हो जाएगा? बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाएगा। जब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो pH विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? pH जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट है, दैट pH विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a student mixes a solution of dilute hydrochloric acid with a solution of sodium hydroxide. किसको किसके साथ मिला दिया गया है? तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि HCl plus NaOH. Which of the following correctly represent the product of this reaction? कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा? When acid and base react, it will give salt and water. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? NaCl बनेगा एंड वाटर बनेगा। क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा एंड दूसरा हमारा यहाँ पे वाटर बन जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ऑप्शन डी यहाँ पे हमको करेक्ट नजर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, a pale yellow powder silver bromide is kept in a china dish to open, ठीक है। पेल पाउडर सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कहां पे रखा हुआ है? ओपनली चाइना डिश में रखा गया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द कलर चेंजेस, कुछ समय के बाद उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया टू ग्रे। दिस चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? सोच के बोलना। क्या है हमारे पास? AgBr। तो हमें पता है कि AgBr को जैसे ही हम सनलाइट के फॉर्म में रखेंगे ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होना शुरू हो जाएगा? ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंड जब सनलाइट की प्रेजेंस में किसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड लाइक मीथेन एंड इथेनॉल जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जिनके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है उनका जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर कह रहे हैं द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर वेरी वीक। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से ही क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो बोथ आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे करेक्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे आ चुके हैं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, why are metals like gold and platinum, which are described as noble metal, exceptionally suitable for making jewelries? Give reason based on their chemical properties. ठीक है, क्यों इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती है, क्या रीजन है? बेसिकली अगर हम गोल्ड एंड प्लैटिनम के बारे में बात करें, सो दे आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, नोबल गैस का ये जनरली वाटर के साथ, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते। जब वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो आसानी से कोरोड नहीं होंगे व्हेन इट एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। तो इसी वजह से हम इनको एज अ ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं एंड दे शाइन्स ऑल्सो। ठीक है, ये शाइन भी करते हैं और लंबे टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं हमारे एनवायरमेंट में। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? गोल्ड एंड प्लेटिनम are exceptionally suitable for making jewelries as they are अनरिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? दे आर अनरिएक्टिव। ठीक है, दिस मीन्स दे डू नॉट कोरोड इजिली, है ना, ये आसानी से कोरोड नहीं होंगे when exposed to air and moisture. ठीक है, allowing them to maintain natural shine, ठीक है, इसकी वजह से इनका जो नेचुरल शाइन है वो भी रहता है, ये लश्यर भी रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनको एज अ ज्वेलरी इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोडियम इज अ मेटल येट इट इज स्टोर्ड इन द केरोसिन। सोडियम एक मेटल है, फिर भी हम इसको केरोसिन में स्टोर करते हैं एंड कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, और इसको हम नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट दिस इंडिकेट अबाउट फिजिकल हार्डनेस एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। तो इससे हमको क्या पता चलता है? देखो यहाँ पे क्या चीज है, सोडियम के हमें हार्डनेस के बारे में बताना है, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताना है। सो अगर हम इसके हार्डनेस के बारे में बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल जिसको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इंडिकेट टू, कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस इंडिकेट टू एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिस इट इंडिकेट टू एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ
सोडियम। सबसे पहले किस प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी? सबसे पहले यहां पे बात की गई थी फिजिकल हार्डनेस के बारे में। फिजिकल हार्डनेस, ठीक है। फिजिकल हार्डनेस तो कैसे होते हैं? इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल, इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल अनलाइक अदर मेटल्स, ठीक है। दूसरे मेटल्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, अनलाइक अदर मेटल्स, ठीक है। अदर मेटल्स कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। क्या है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी? सेकेंड इज केमिकल रिएक्टिविटी। फटाफट से बता दो क्या है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी? क्या है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी? सो दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड easily react with air and moisture। ये एयर और मॉइस्चर के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट मस्ट बी स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है। विच इज वाई इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए हमने इसको किस में रखा था? केरोसिन में रखा था। इसीलिए हमने इसको किस में रखा था? केरोसिन में रखा था। ओके, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन होता है डन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? ये था 9th क्वेश्चन, है ना। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज 10th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन में भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। 10th क्वेश्चन में भी क्या है हमारे पास? ऑप्शन है कि हमें कौन सा करना है, बट यहां पे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। ओके, अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिटवीन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, गिव द कॉमन नेम ऑफ दिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? सो दिस इज थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। द कॉमन नेम, द कॉमन name of this reaction is thermite reaction, ठीक है। the common name of this reaction is thermite reaction। सेकेंड कहा जा रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे इसका पूरा रिएक्शंस लिखना है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन when Fe2O3 react with aluminium, now we have to mention the physical state also। तो Fe2O3 is solid in form and again aluminium is also solid in form। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2Fe plus Al2O3। now what is the physical state of both? ये तो हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड पिघल जाएगा अब, और यहां से बहुत सारी हीट बाहर आ जाएगी, ठीक है। यहां से बहुत सारी हीट जो है वो बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर वेल्डिंग। क्यों ये रिएक्शन वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है। और इसने क्या किया? आयरन को पिघला दिया। आयरन हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? यहाँ पे आयरन हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। सो दैट मोल्टन आयरन is used to join the broken part or the broken pieces of the railway tracks or the cracked part of the machine, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका हम करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम थर्ड पार्ट में? this reaction is highly exothermic
This reaction is highly exothermic and releasing large amount of heat. And releasing large amount of heat. क्या रिलीज कर रहा है ये? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है. दैट मेल्ट द आयरन प्रोड्यूस. ठीक है, दैट मेल्ट द आयरन. जो आयरन हमें मिला था वो भी क्या हो गया है? वो भी हमारा मेल्टेड फॉर्म में है, वो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, दिस मोल्टन आयरन, this molten iron can be poured. और वही हम molten iron कहां पे डाल देंगे? can be poured between the broken parts. poured between the broken part. ठीक है, of railway tracks and used to join crack part of machines. machines के cracked parts को भी जोड़ने के ये काम आता है. ठीक है, मशीन के क्रैक्ड पार्ट्स को भी जोड़ने में ये हेल्पफुल होता है. नाउ अब हम करेंगे इसका और पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही ये हमारा और पार्ट है. ओके, क्या है और पार्ट में? आयोनिक कंपाउंड एग्जिबिट अ यूनिक सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स आयोनिक बॉन्ड. एक्सप्लेन व्हाई आयोनिक बॉन्ड आर जनरली हार्ड, क्रिस्टलाइन, सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो आयोनिक बॉन्ड हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और हम कह सकते हैं दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन. ये रीजन है, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. आगे बात समझ में? यस और नो? सो क्या लिखेंगे हम? आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली आयोनिक compounds are generally hard. Ionic compounds are generally hard and have high melting point. और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज, क्यों होता है? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस. बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लेटाइस. और ये क्रिस्टल लेटाइस कैसे जुड़े होते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हेल्ड टुगेदर बाय, इसको अच्छे से लिख ले, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन दी टू ऑपोजिटली चार्ज आयन. बिटवीन दी कैटायन और एनायन जिसको कहते हैं हम, बिटवीन दी टू ऑपोजिट चार्ज आयन. बिटवीन दी टू ऑपोजिट चार्ज आयन. क्लियर? समझ में आ गया? तो इसीलिए उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट लेटाइस बॉन्ड. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एज वेल एज इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज, क्या है हमारा सेकेंड पार्ट? व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट? यस, गुड क्वेश्चन है ना.
गुड क्वेश्चन। क्या है भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो अपने फिक्स पोजीशन पे होते हैं, सो दे कैन नॉट मूव। जो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। बट इन मोल्टन स्टेट और इन द लिक्विड, ठीक है, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर तो दे बिकम फ्री। उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, विच अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, ठीक है। सो इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इन द सॉलिड स्टेट द आयंस आर फिक्स्ड। सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, and the crystal lattice and the crystal lattice are not free to move। जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। बट इन मोल्टन स्टेट लेकिन जैसे ही हम मोल्टन स्टेट के बारे में बात करते हैं और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें, द आयंस आर फ्री। द आयंस आर फ्री टू मूव। यहां पे जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, मूव करने के लिए, विच अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या? आर आयनिक कंपाउंड टिपिकली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक केरोसिन। क्या आयनिक कंपाउंड केरोसिन में सॉल्युबल होते हैं? नहीं होते। देखो आयनिक कंपाउंड आर पोलर इन नेचर, सो दे मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन पोलर सब्सटेंस ओनली, ठीक है। वो नॉन पोलर में फिर डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हम क्या लिख देंगे? सी वाला पार्ट था हमारा, थर्ड वाला नो, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड आर जनरली ionic compound are generally ionic compounds are generally insoluble in kerosene. ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन में. क्यों? क्योंकि केरोसिन इज नॉन पोलर इन नेचर वेयर एज आयनिक कंपाउंड इज पोलर इन नेचर. सो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है. दैट इज पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर. ठीक है, दिस इज बिकॉज kerosene is non-polar in nature, whereas ionic compound is polar in nature. जबकि जो ionic compound होते हैं वो polar nature के होते हैं. So according to concept like dissolve like, according to the concept like dissolve like, only polar solvent can dissolve polar solute. ठीक है, ओनली पोलर सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट. तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है. क्या कहा? नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा 11th क्वेश्चन है ना. A student place a clean iron nail in a test tube containing a blue solution of the copper sulfate, and in another test tube she places a copper wire. ठीक है, another test tube में उसने क्या किया, copper wire को place कर दिया. ठीक है, in a freshly prepared pale green solution of ferrous sulfate. Okay, and this is the diagram. Now let's move to the question. What changes would she observe in the first test tube containing in the iron nail after 30 minutes? 30 मिनट के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा? 30 मिनट के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा? कलर में चेंज देखने के लिए मिलेगा. द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन स्टार्ट फेड, वो फेड होना शुरू हो जाएगा एंड टर्न पेल ग्रीन. ठीक है, पहला. और दूसरा रेडिश ब्राउन कलर जो था, इसमें देख लो, इसको अच्छे से बढ़िया ढंग से देख लो. रेडिश ब्राउन ऑफ द कॉपर मेटल वुड, ठीक है, रेडिश ब्राउन का जो हमारा कॉपर मेटल है वुड फॉर्म अ सरफेस ऑफ द आयरन नेल. ठीक है, तो व्हाट चेंजेस टू, दो ऑब्जर्वेशंस हमको यहां पे देखने के लिए मिलेगा. सबसे पहला, दी ब्लू कलर, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है यहां पे हमारा. दी ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, the blue color of the copper sulfate solution क्या होना शुरू हो जाता है, would fade. ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा एंड टर्न, कैसे कलर का हो जाएगा, पेल ग्रीन, एंड टर्न पेल ग्रीन. ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारे पास आयरन का रेडिश ब्राउन है, वो किस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर पे आके डिपॉजिट हो जाएगा. और रेडिश ब्राउन लेयर, ठीक है, और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन कॉपर. जो रेडिश ब्राउन है वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा. और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑन कॉपर मेटल would form, copper metal would form on the surface, लिख लो, है ना, would form on the surface of the iron nail, on the surface of the iron nail, on the surface of the iron nail. So this is the part 1. Now the part 2 is, write the balanced chemical equation for the chemical reaction that occur first in test tube. तो जो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में होगा उसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन लिखना है. सिंपल, Fe प्लस CuSO4 होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट विल गिव FeSO4 प्लस Cu. क्या मिल जाएगा, FeSO4 प्लस Cu हमको यहाँ से मिल जाएगा. नाउ द थर्ड वन इज, would she observe any reaction in the second test tube? Justify your answer based on this reactivity. क्या इसके लिए कोई रिएक्शन है? नहीं भाई, हमें तो नहीं पता, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं है. So no, she would not observe any reaction. No, she would not observed any reaction. कोई रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व होगा इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब और इन सेकेंड एक्टिविटी, है ना, सेकेंड टेस्ट ट्यूब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. ठीक है, क्यों कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि जब रिएक्शन पलट जाएगी तो कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट. ठीक है, because copper is least reactive than iron. कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है आयरन से, therefore it cannot displace iron from its
सॉल्ट। इसी वजह से वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और अगर जो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है? तो रिएक्शन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईदर द मेन क्वेश्चन और द और क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे और है। दिस इज आवर 12th क्वेश्चन, एंड 12th क्वेश्चन में भी हमारे दो पार्ट है। सो द फर्स्ट वन इज write chemical compound P has a formula CaSO4 half H2O, that is gypsum, and it is prepared by carefully heating another calcium compound, ठीक है, gypsum. The powder P is widely used. तो ये हमारा POP है. This is the POP. P is widely used in the hospital and making the decorative items, of course, POP. ठीक है, so the compound P is the POP, that is calcium calcium sulfate hemihydrate. ठीक है, identify the compound P. Compound P is calcium sulfate हेमीहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ द बी कंपाउंड, बी क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पी फ्रॉम जिप्सम। पी यानी कि पीओपी बनाना है हमें जिप्सम से, तो क्या करें? हमने ले लिया CaSO4.2H2O, इसको हम कर देते हैं हीट। कितने पे हीट करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे। तो ये हमारा बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, प्लस या फिर इसको हम 3/2H2O भी लिख सकते हैं। 3/2H2O भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ explain why P must be stored in the moisture proof container. Write the chemical equation for the change that occur. क्यों हमें इसको moisture proof container में रखना चाहिए? क्यों हमें इसको moisture proof container में रखना चाहिए? बता दो फटाफट से। ऑप्शन ये सी पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो द प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी मस्ट बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, है ना? पीओपी must be stored in moisture proof container। क्यों moisture proof container में रखना चाहिए? Because it readily absorb water. It readily absorb वाटर। ये क्या करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिप्सम का फॉर्मेशन कर देता है टू फॉर्म जिप्सम। और जिप्सम कैसा है? जिप्सम इज अ हार्ड सब्सटेंस, अ हार्ड, ठीक है, ये कैसा सब्सटेंस है? हार्ड सॉलिड मास, जिसको हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, विच इज यूजलेस। इट इज यूजलेस, इसका हम फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या नहीं कर सकते? हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास CaSO4 है, हाफ H2O, अगर ये फर्दर पानी की कांटेक्ट में आ गया तो क्या बना लेगा? CaSO4.2H2O, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो इसीलिए इसको पानी से दूर रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? पानी से दूर रखा जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ये इसका और पार्ट है हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश व्हाइट सॉलिड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, इंक्लूडिंग डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड एड अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? इजी, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, है ना? केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
calcium oxychloride and the formula is CaOCl2. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CaOCl2. B part name the gas used in the preparation and write the balanced chemical equation for the reaction. कौन सी गैस यहां से प्रोड्यूस होगी? So the gas, कौन सी गैस यूज होगी? So the gas used is क्लोरीन, जो कि ब्राइन सोल्यूशन से ऑब्टेन की गई थी. ठीक है, ब्राइन नॉट, हम ब्राइन सोल्यूशन से किया गया था, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरएल्कली प्रोसेस. ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 विल गिव CaOCl2. क्या बन जाएगा? CaOCl2, और साथ ही साथ यहां से वाटर भी रिलीज होगा. Now the third one is what happened when bleaching powder is exposed to the air for a long time. Explain why it lose its effectiveness. ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लंबे टाइम तक के लिए एक्सपोज कर देते हैं तो क्या होता है? वो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड इट लिबरेट द क्लोरीन गैस. ठीक है, अब जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि उसका इफेक्टिवनेस अब खत्म हो चुका है. ठीक है, सो व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब हम उसको एयर में एक्सपोज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड दिस लिबरेशन एंड द रिएक्शन लिबरेट क्लोरीन गैस. द रिएक्शन लिबरेट क्लोरीन गैस. यहां से क्या लिबरेट हो गया? क्लोरीन गैस लिबरेट हो गया है, एंड the bleaching powder get converted to calcium carbonate. Bleaching powder get converted to calcium carbonate, which lose its इफेक्टिवनेस. इसका जो इफेक्टिवनेस है वो लूज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्लियर? तो यहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस, और आज का ये जो हमारा PYQs का लेक्चर था वो होता है कंप्लीट, है ना. एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के लिए. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.